गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओजोन क्या है। व्हाट इज़ दिस ओजोन लेयर? ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली एक गैसियस लेयर है। एटमॉस्फेयर में ये किस जगह पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ऑन द सेकेंड लेयर, दैट मीन्स ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम बात करते हैं लेयर्स की, तो सेकेंड नंबर की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर पाई जाने वाली एक गैसियस लेयर है। इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या फॉर्मूला है इसका? O3, दैट मीन्स ऑक्सीजन के 3 एटम इसमें प्रेजेंट है। O3 है ये इसका फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, उनमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको ये अर्थ में आने से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं और उनको रिवर्स बैक कर देती हैं। तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाले नुकसान से ये हमें बचाती हैं। क्या क्या नुकसान है अगर ये रेडिएशंस हम तक पहुंचेंगी? तो दो आपको मेन ध्यान रखना है। एक तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, आइज़ में भी डिफेक्ट कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा ये म्यूटेशन कॉज करने वाली हैं। म्यूटेशन का मतलब ये हमारे जीन्स तक को ऑल्टर कर सकते हैं, जीन्स तक को हमारे चेंज कर सकते हैं ये रेडिएशंस। तो ये रेडिएशंस हमारे लिए बहुत हार्मफुल है और हमें इनसे कौन बचा रहा है? ये ओजोन लेयर हमें इनसे बचा रही है। अब कुछ सालों से हमने क्या देखा कि ये जो ओजोन लेयर है, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है कुछ जगह पे विशेष, जैसे कि एंटार्क्टिका के ऊपर। एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल जैसा हमें दिखाई दिया। होल का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली कोई होल दिख रहा है वहाँ पे। इसका मतलब है वहाँ पर ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। इसका क्या कारण है? ये जब साइंटिस्ट ने पता लगाया तो इसका जो मेजर कॉज है वो कुछ पॉल्यूटेंट्स निकले, पॉल्यूशन फैलाने वाले कुछ केमिकल्स निकले, जिसमें से मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनके अंदर क्लोरीन और ब्रोमाइड्स हैं, जो इस ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और फिर इसको डैमेज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को जैसे ही ये पता चला, जैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ को ये पता चला, तो उन्होंने वो केमिकल्स को, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट थे, जो गैसेस प्रेजेंट थी, उनको बैन कर दिया। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे ये? They were present in refrigerators gas, they were also present in air conditioners, ACs, and also in many jet planes. So these all chemicals, they were banned in many countries, but still it is being used in many developing countries. Even in India we are not so cautious about it. तो ये जो केमिकल्स हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये केमिकल्स को बेसिकली हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्हें बैन करना पड़ेगा, इनका यूज़ कहीं ना कहीं हमें कम से कम करना होगा ताकि और डैमेज ना हो इस लेयर को। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि एंटार्क्टिका में तो पॉल्यूशन के कोई चांसेस नहीं है, वहाँ तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों है कि एंटार्क्टिका के ऊपर एक ऐसे एरिया में जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वहाँ पर किस तरह से या क्या कारण है कि वहाँ पर इस ओजोन लेयर में होल प्रेजेंट है? तो उसका कारण जो अभी तक थ्योरीज आई हैं, उस थ्योरी के हिसाब से ये है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा डाउन है टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। ये बेसिकली कंडेंस हो जाते हैं वहाँ पर और जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं विद द ओजोन लेयर। दैट मीन्स कि वहाँ पर सारे जो विंड्स के साथ सारे अलग अलग कंट्रीज़ से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो CFCs हैं, ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं टूवर्ड्स द पोलर रीजन और वहाँ पर कंडेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर, कंडेंस होकर फ्रीजिंग टेम्परेचर में ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके ओजोन लेयर को ब्रेक करते हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस तरह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हुई तो उससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर स्किन कैंसर की, आई प्रॉब्लम्स की जो बीमारियां हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। म्यूटेशंस के भी हमें बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट्स दिखेंगे जो हो सकता है हमारे लिए नुकसानदायक हों। प्लांट्स में भी म्यूटेशन दिखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले पॉल्यूशन को कम करें, CFCs का यूज़ हम कम करें, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा एटमॉस्फेयर
क्लीन रहे, हेल्दी रहे, तभी ये ओजोन लेयर धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएगी। अभी रिसेंट जो रिसर्च है, पिछले 10 सालों में ऐसा देखा गया कि जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो गई थी वो पहले से रिकवर हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से हम क्या मतलब समझते हैं। दैट इज़ डैमेजिंग ऑफ द ओजोन लेयर। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या काम कर रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुँचने से रोक रही है। क्या होगा अगर ये डिप्लीट हो जाएगी? स्किन कैंसर, म्यूटेशंस, आई डिजीज़, ये कॉमन कुछ बीमारियां हैं जो इसकी वजह से होंगी। कौन है जो कॉज कर रहा है? बेसिकली जो मेन है CFC का, जो CFC केमिकल्स हैं वो हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, जेट प्लेन्स में। क्या सॉल्यूशन है? इन चीज़ों को बैन कर दें और एयर को पॉल्यूट होने से रोकें। I hope you have understood this topic of ozone layer depletion and you can answer some simple and basic question from this topic. Just tell me that what is the formula of ozone layer and which is the chemical that is most dangerous for the depletion of ozone layer. Write your answer in the comment box so that I may understand that you have understood the video. आपको सिर्फ ओजोन लेयर का फॉर्मूला और साथ के साथ कौन सा केमिकल है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये वीडियो क्लियर है। थैंक यू। जय गुरुदेव। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like and subscribe and share also. Okay, please don't forget to subscribe my channel.